बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसको आज हम समझते हैं। यानी कि आईन पाकिस्तान का पहला आर्टिकल ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है कि द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक, कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगी। अब ये जो दो टर्मिनोलॉजीज जो कि आर्टिकल 1 के क्लास 1 के पहली लाइन में ये हैं, फेडरल और रिपब्लिक, इनका क्या मतलब है, यानी फेडरल का क्या मतलब है, रिपब्लिक का क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगी, तो इन दो टर्मिनोलॉजीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है और ये असल में इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी। अब फेडरेशन क्या होती हैं, और इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है अक्सर, वो है कॉन्फेडरेशन। तो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ये क्या होती हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझना हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए, फेडरेशन जो है वो उसके जितनी भी जो इलाके होते हैं, जो एरियाज़ होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, जो प्रोविंसेस होती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी अपनी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम एरियाज़, ऐसे तमाम स्टेट्स, ऐसे तमाम प्रोविंसेस, ऐसे तमाम इलाके जो कि मिलकर एक मुल्क बनाती हैं और फिर आप उसको कहते हैं कि ये एक फेडरेशन होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम प्रोविंसेस, वो तमाम इलाके हमेशा हमेशा के लिए उस मुल्क के होंगे। यानी ऐसे नहीं होगा कि आज एक सूबा है तो कल नहीं होगा, आज एक सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है तो कल नहीं होगा, कल है तो फिर परसों नहीं होगा। फेडरेशन में ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ परमानेंसी होती हैं। यानी पाकिस्तान के देखिए इस वक्त 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, और इसके साथ बाकी जो इलाके हैं जैसे कि इस्लामाबाद हो गया। तो ये जो इलाके हैं, ये जो सूबे हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा इसका हिस्सा है तो कल नहीं होगा, नहीं, बल्कि एक परमानेंसी होती है फेडरेशन में। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोविंसेस हमेशा एक साथ इस मुल्क का हिस्सा रहेंगे, बिल्कुल ऐसी ही। लेकिन कन्फेडरेशन में क्या होता है, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। वहाँ मुख्तलिफ लोग या फिर मुख्तलिफ ममालिक आप कहें कि वो मिलते हैं एक ख़ास पर्पस के लिए, एक ख़ास ऑब्जेक्टिव होता है उनका, एक स्पेशल पर्पस को अचीव करने के लिए वो लोग एक यूनिटी बनाते हैं, एक एंटिटी बनाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। किस लिए? ताकि वो उस स्पेशल पर्पस को अचीव कर सके। एंड द मोमेंट कि वो उस स्पेशल पर्पस को अचीव कर लेते हैं, ये कन्फेडरेशन डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो पर्पस अचीव भी हो जाए। कभी कभी होता है कि ये लोग अपने लिए एक टाइम फ्रेम सेट आउट करते हैं कि ये हम 2 साल के लिए यूनाइटेड रहेंगे, और 2 साल बाद वो कन्फेडरेशन इनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से इनकी यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो फेडरेशन और कन्फेडरेशन में जो पहला बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फेडरेशन में इसके जो प्रोविंसेस होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं, जो इलाके होते हैं, वो परमानेंटली एक साथ रहते हैं, एक साथ होते हैं, परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर इन्होंने एक साथ यूनाइटेड रहना होता है। लेकिन इसके अपोजिट कॉन्फेडरेशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ एक स्पेशल पर्पस के लिए ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये लोग एक ख़ास पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे वो पर्पस अचीव हुआ या नहीं, फॉर एग्जांपल टाइम ख़त्म हो गया या कोई भी और जो है वो इशू है, तो ये लोग जो है इनकी जो ममालिक हैं, एक जो इनकी यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ फेडरेशन में जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो कोई भी फेडरल स्टेट होती हैं, उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स होते हैं। कौन से पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जुडिशियल पावर्स होते हैं। गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, आपको पता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिकेचर। तो जो फेडरल स्टेट में
सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं उनके पास ये रिकॉग्नाइज्ड पावर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। कन्फेडरेशन में हर मुल्क के गवर्नमेंट के अपने पावर्स होते हैं, ठीक है। कन्फेडरेशन में हर मुल्क के अपने पावर्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कन्फेडरेशन बनी है कि जिसमें 5 ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं। इंडिया के पास अपने हैं, चाइना के पास अपने हैं, अमेरिका के पास अपने हैं, रशिया के पास अपने हैं। लेकिन फेडरेशन में ये जो पावर्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हर सूबा जो है वो अपने लिए वजीर खारजा भी तैनात करे, नहीं। कुछ पावर्स, हाँ, डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, यानी कुछ इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दिए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है या जो फेडरल ऑर्गन्स हैं उनका इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बेसिकली यही है। जो तीसरा पॉइंट है कि फेडरेशन में जो फेडरल ऑर्गन्स होती हैं उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है, वो अपनी अथॉरिटी डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, ना सिर्फ सिटीजन्स पर बल्कि जितनी भी जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं। यानी हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे प्रोविंसेस का, जो कि हमारे मुल्क में इन्हें प्रोविंसेस कहा जाता है। तो जो फेडरल ऑर्गन्स होती हैं किसी भी फेडरेशन में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ सिटीजन्स पर बल्कि मेंबर स्टेट्स पर भी। कन्फेडरेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखें, कन्फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं ना वो अपने पावर्स रिटेन करते हैं, यानी उनके जो भी अपने पावर्स हैं, पाकिस्तान के जो अपने पावर्स हैं वो पाकिस्तान के पास ही रहते हैं, ठीक है, वो कन्फेडरेशन के पास नहीं चले जाते। अब फेडरेशन में जो कवानीन पास होते हैं वो उन सिटीजन्स पर भी एप्लीकेबल होते हैं और मेंबर स्टेट्स पर भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन में जो कवानीन पास होते हैं वो डायरेक्टली सिटीजन्स पर एप्लीकेबल नहीं होते, ना ही, यानी पाकिस्तान फॉर एग्जांपल किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया है, किसी कन्फेडरेशन का हिस्सा बन गया, तो वहाँ पर जो कवानीन पास होंगे वो डायरेक्टली किसी पाकिस्तान के किसी सूबे या पाकिस्तान के किसी शहरी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ आ रही है मेरी बात की, ठीक है। वो तो अपने लिए बस एक खास पर्पस को अचीव करने के लिए वो लोग कानून साजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट एक कानून पास करती है तो वो पाकिस्तान के शहरियों पर भी एप्लीकेबल है, डायरेक्टली वो जो है उससे इफेक्ट होते हैं या फिर उनको फॉलो करना होता है इन्होंने, या वो जो सूबे हैं उनके लिए भी कानून साजी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ फेडरेशन में जो एक्सटर्नल पॉलिसी होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होती हैं। एक्सटर्नल पॉलिसी या फिर फॉरेन पॉलिसी आप कहें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। आपने पाकिस्तान में ये कभी नहीं सुना होगा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खारजा, कभी नहीं सुना आपने, ठीक है। आप हमेशा ये सुनते हैं कि वफाकी वजीर खारजा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सटर्नल पॉलिसी बनाती है। कन्फेडरेशन में ये चीज़ें नहीं होती। ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये इतना एलाबोरेट किया है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि फेडरेशन कन्फेडरेशन क्या होती हैं और जो हमारा मुल्क है तो उसका वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो कन्फेडरेशन में क्या होती हैं और कन्फेडरेशन में क्या होती हैं कि एक जगह पर परमानेंसी होती हैं, जबकि दूसरी जगह पर ये जो यूनिटी बनी है ये एक टेम्परेरी है, ये एक ख़ास पर्पस के लिए है, जबकि फेडरेशन में ख़ास पर्पस नहीं बल्कि हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर इन्होंने एक साथ रहना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ के फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स होते हैं। कन्फेडरेशन में हर स्टेट के पास अपने अपने पावर्स होते हैं। इसके साथ जो फेडरेशन होती है वहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है सिटीजन्स पर भी और मेंबर स्टेट्स यानी प्रोविंसेस पर भी, लेकिन जो दूसरी साइड है कन्फेडरेशन में वहाँ पर ऐसे नहीं होता, ठीक है। उनकी जो कवानीन वगैरह होते हैं वो उतनी ज़्यादा डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते। एक्सटर्नल पॉलिसी की हमने आखिर में बात की। अब समझते हैं रिपब्लिक को। रिपब्लिक वर्ड का क्या मतलब है। रिपब्लिक बेसिकली एक लैटिन वर्ड रेस पब्लिकस से आया है, दो अल्फाज का मजमुआ है ये, रेस और पब्लिकस से। रेस का मतलब है RES, इसका मतलब है थिंग, एक चीज, और पब्लिकस का मतलब है ऑफ द पब्लिक यानी अवाम का। सो टुगेदर इसका मतलब ये है, कलेक्टिवली इसकी मीनिंग ये बनती है कि थिंग ऑफ द पीपल यानी अवाम की एक चीज। अब हम पाकिस्तान को कहते हैं रिपब्लिक,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो रियासत पाकिस्तान है, ये अवाम का है। यानी रिपब्लिक स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ जो सुप्रीम पावर होगी, जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, वो अवाम के पास है। ठीक है, एक जमहूरी मुल्क में, एक रिपब्लिक स्टेट में अवाम ताकत का सरचश्मा होती है। आप लोग अक्सर टीवी पर ये सुनते होंगे कि रियासत पाकिस्तान में अवाम ताकत का सरचश्मा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर है, वो अवाम के पास है। वो किसके पास है? वो अवाम के पास है। लेकिन अवाम अपनी ये सुप्रीम पावर जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यूज़ करती हैं। आप देखते हैं हमारी प्रीएम्बल में भी ये बात है, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है कि अवाम के पास जो है वो अथॉरिटी है, लेकिन स्टेट जो है वो ये अथॉरिटी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यूज़ करती हैं। यानी अवाम जो है वो वोट देते हैं, अपने लिए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं, और फिर स्टेट अपनी अथॉरिटी उनके ज़रिए से जो है वो इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, सो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि ये अवाम की एक चीज़ है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जो सुप्रीम पावर है, वो किन के पास है? वो अवाम के पास है, एंड इज एक्सरसाइज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो फेडरल रिपब्लिक का मतलब ये होता है, फेडरल का मतलब मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, रिपब्लिक का भी मैंने आपको समझा दिया है कि ये अवाम की जो है वो प्रॉपर्टी होती है, अवाम की चीज़ है, थिंग ऑफ द पब्लिक है, और यहाँ पर जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो अवाम के पास है, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। अच्छा, आगे क्या है इस आर्टिकल 1 में कि पाकिस्तान शेल बी ए फेडरल रिपब्लिक टू बी नाउन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 1 के क्लास 1 में ये चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होगा। लेकिन आप लोग देखते हैं कि ये जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये बहुत ही कोई मतलब गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस वगैरह में, या फिर जो हम करेंसी वगैरह देखते हैं नोट में, वहाँ पर लिखा होता है। वैसे यूजुअली हम लोग पाकिस्तान ही कहते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह में भी, बहुत सारे लॉ के बुक्स में भी आप लोग देखते हैं कि वहाँ पूरा नाम नहीं लिखा होता, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा होता, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान लिखा होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह असल में नेक्स्ट एक लाइन है जो कि लिखता है कि हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ भी हम बात करेंगे तो हम पाकिस्तान का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से बाकी जगहों पर भी सिर्फ पाकिस्तान ही लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो है वो इसकी नेचर, जो इसका वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे मुल्क का, वो थोड़ा सा डिटरमाइन किया कि ये एक फेडरेशन होगी और इसका नाम क्या होगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब हम इनकी जो टेरिटरीज़ हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके आते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 2 क्या कहता है आपसे? द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज, आर्टिकल 1 का क्लास 2 क्या कहता है आपसे कि पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके जो है वो शामिल होंगे। आर्टिकल 1 का क्लास 2 आपको टेरिटरीज के हवाले से गाइड करता है। अब इसी क्लास 2 का सब क्लास 1 कहता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे होंगे: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। ये वो 4 सूबे हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और इसके साथ इसी आर्टिकल का जो सब क्लॉज है बी, वो आपसे कहता है कि इनके अलावा भी एक टेरिटरी होगी जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहलाती है, और ये वफाकी दारुल हुकूमत होगी। इसे जो है वो हम क्या कहेंगे? फेडरल कैपिटल कहेंगे, वफाकी दारुल खिलाफा या वफाकी दारुल हुकूमत कहा जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 1 के क्लास 2 का सब क्लास बी के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक वफाकी दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इसे हम कहते हैं, और इसको जो दर्जा हासिल है वो फेडरल कैपिटल का है। सब क्लॉज सी क्या कहता है कि ये जो 4 सूबे और इस्लामाबाद, इनके अलावा
जो इलाके इस वक्त पाकिस्तान के पास है, यानी उस वक्त की बात हो रही थी जब ये आर्टिकल इसमें जो है वो इंसर्ट किया जा रहा था, जिस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक्त की बात हो रही है कि ऐसे तमाम इलाके जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं या जो कि पाकिस्तान के पास आएंगे मुस्तकबिल में। आएंगे का क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो उन इलाकों को हासिल कर ले, वो इन वन और अदर वे हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जंग में इलाके हासिल किए जाते हैं, या फिर वो जो टेरिटरी हैं, वो जो रियासत हैं, वो ख़ुद कहें कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में ज़िम होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं। तो वो इलाके, तो देखें फेडरेशन का मैंने अभी आपसे कहा है कि यहाँ पर परमानेंसी होती है, ठीक है। कोई भी जो इलाका है, कोई भी जो ज़मीन, जो प्रोविंस, कोई भी रियासत जो है वो ख़ुद ब खुद नहीं आ सकती, ठीक है, ना ही वो खुद ब खुद जा सकती है यहाँ से। अब इसका फिर क्या मतलब है ये सब क्लॉज सी का? इसका मतलब ये है कि अगर वो रियासत चाहें और आपसे एक एग्रीमेंट कर ले कि अब से हम रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती है। कैसे, उसको हम फिर इसी आर्टिकल के क्लॉज 3 में समझेंगे कि वो इस फेडरेशन का कैसे हिस्सा बनेगी। या तो अगर वो रियासत आपके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह कर लें कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता कि पाकिस्तान खुद उसको हासिल कर ले। लेकिन ये जो इलाके हैं ये आप फेडरेशन का हिस्सा कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपसे मैंने कहा कि यहाँ परमानेंसी ऑफ ऑर्गन होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जी जब यहाँ परमानेंसी होती हैं, जब यहाँ सारे प्रोविंसेस जो है वो एक साथ हमेशा रहने के लिए होते हैं, तो यहाँ पर आप किसी और नए इलाके को कैसे लेकर आ सकते हैं फेडरेशन में? उसका जवाब आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 ने दिया है आपसे कि पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। पार्लियामेंट किस चीज़ के लिए कानून साजी करेगी? उन तमाम इलाकों के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करेगी जो कि ये पाकिस्तान में एडमिट करना चाहती हैं। अगर पार्लियामेंट समझती हैं कि ये इलाका पाकिस्तान को में हमें एडमिट करना है, तो पार्लियामेंट बाय लॉज यानी कानून साजी के ज़रिए, कवानीन के ज़रिए उन इलाकों को फेडरेशन में एडमिट करेंगी, ठीक है। ये है आर्टिकल 1। अब हम समझते हैं आर्टिकल 2।